तो सीधे आपको लिए चलते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनकी भी आज जयंती है। भक्ति, समर्पण और देश सेवा के ये उत्तुंग उदाहरण व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, इसके आदर्श हमको मार्गदर्शन करते हैं। और आज की परिस्थिति का अगर हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यह परिस्थिति भी हमसे इसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रही है। परिस्थिति एक सी नहीं होती, अनेक रंगों की होती है। तो परिस्थिति में बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए बीता कालावधि 1 वर्ष का हमारी आशाएं और विश्वासों को भी दृढ़ करता है और हमारे सामने पुरानी और नई जो चुनौतियां उपस्थित है उनको अधिक स्पष्ट करने वाला भी वही कालावधि है। जैसे प्रयागराज में एक विशाल महाकुंभ हुआ, आधुनिक व्यवस्थापन के सारे कीर्तिमान तोड़कर एक जागतिक विक्रम तो उसने प्रस्थापित किया ही, लेकिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा और एकात्मता की एक लहर उसने दौड़ा दी। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जो प्रचलित परिमाण है दुनिया के, उसके आधार पर कहा जा सकता है हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए आर्थिक जगत के हमारे उद्योगी बंधु, विशेषकर तरुण उद्योजक, इनमें एक मादा भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है, इच्छा आकांक्षा भी दिखती है। परंतु ये जो प्रचलित अर्थ प्रणाली है सारी दुनिया में वही है, तो सारी दुनिया के अनुभव में उसके कुछ दोष भी आ रहे हैं।
विकास के इस प्रकार के पद्धति से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता है। आर्थिक सामर्थ्य कुछ चंद हाथों में एकत्रित होता है। शोषण करने के लिए एक नया सुरक्षित तंत्र इसमें से खड़ा हो सकता है, चिंता नहीं की तो। पर्यावरण के हानि की समस्या खड़ी हो जाती है और मनुष्यों के आपसी व्यवहार में कई प्रकार की व्यापारिक दृष्टि और अमानवीयता की बातें प्रवेश कर जाती है। इन दोषों की बाधा हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। प्रचलित पद्धति जो है उसके दुष्परिणाम हमारे यहां भी दिखते हैं। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिम नदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता हो होने के लिए, तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली
तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। परिस्थितियां ऐसी है, जैसा मैंने कहा, दोनों प्रकार है। सुखदायक रूप बहुत दिखता है, सुख सुविधा बढ़ी, मनुष्य के ज्ञान की, विज्ञान की प्रगति हुई, व्यवस्थाएं आरामदायक बनी, राष्ट्र पास आए, माध्यमों के जरिए भी और आर्थिक लेन देन के जरिए भी। परंतु इस परिवर्तन की, विज्ञान और तकनीकी की गति इतनी ज्यादा है कि मनुष्यों की गति का बदलने की और उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, युद्ध, अन्य छोटे बड़े कलह, ये तो सब चल ही रहे। प्रकृति के उग्र प्रकोप को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परिवारों में भी टूटन आ रही है। नागरिक जीवन में बढ़ता हुआ अनाचार, अत्याचार दिखाई देता है। इसके शमन के, इसके उपाय चलते हैं, प्रयास हुए हैं, परंतु इसका पूर्ण निदान होने में वो असफल हो गए हैं। और उसके ऊपर अस्वस्थता, कलह, हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। बहुत पहले आया, आजकल वो भारत में भी अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। सभी देशों में उसके कारण जो समाज जीवन की अस्त व्यस्त अवस्था हुई है और एक तरह से अराजकता की ओर सारा समाज बढ़ रहा है, ऐसी संभावना दिखती है। उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है। भारत इसका कोई उपाय निकाले, ऐसे विश्व में भी अपेक्षा है। और सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है। संघ के स्वयंसेवकों सहित समाज के व्यक्ति और समाज की संस्थाएं अभावग्रस्त वर्गों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए अधिकाधिक आगे आ रहे हैं। समाज स्वयं को सक्षम अनुभव करता है और इसलिए कई बातों में सरकार के पहले पहल करके अपने सामने की समस्याओं का खुद ही निदान करने में यशस्वी हो रहा है। यह भी एक अच्छा लक्षण है और इसलिए ऐसे सब कार्यों में समाज का सहयोग संघ भी अनुभव करता है, अन्य ऐसे काम करने वाले संगठन और व्यक्ति भी अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग और सहभाग, इसकी इच्छा समाज में बढ़ रही है
और बुद्धिजीवियों में भी अपने देश के हमारा कोई स्वतंत्र अलग ऐसा कोई प्रतिमान, ऐसा कोई मॉडल हो सकता है क्या, इसकी खोज करनी चाहिए, ऐसा चिंतन बढ़ रहा है। क्योंकि भारतीय चिंतन दृष्टि एक विशेष है। हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने जितने नाम लिए उन सहित स्वामी विवेकानंद से लेकर तो महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया जी तक, इन सब लोगों ने इस प्रकार का एक दृष्टि को, इस प्रकार की दृष्टि को सामने रखते हुए कुछ चिंतन दिया है। उसकी तफसील उसके अलग अलग होंगे, परंतु उसकी दिशा एक ही है। आधुनिक विश्व के पास जो दृष्टि है वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरी अवश्य है। मानव का भौतिक विकास होता है, नैतिक विकास की ओर ध्यान नहीं रहता है। विकास होता है, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं रहता। विकास होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। आज अमेरिका का जीवन विकसित माना जाता है, उसको आदर्श मानकर हम चले भारत के लोग, और हमने चाहा कि भारत अमेरिका जैसा जीवन जिए। तो कुछ अभ्यासक कहते हैं हिसाब करके ऐसा जीवन जीने के लिए और 5 पृथ्वियों की आवश्यकता लगेगी। ये विकास कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। प्रगति के साथ साथ इसी के कारण नई नई समस्याओं को हम झेल रहे, जो प्राण संकट बन रही है। दृष्टि का अधूरापन ही इसके लिए कारण है। हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है। व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है। मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप आर्थिक स्थिति, इच्छा पूर्ति हो सबकी, ऐसी व्यवस्था, उसके साथ साथ ही समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है। सहस्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण, परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं, और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। संघ 100 साल से ये सारा चिंतन, इन सब महापुरुषों का चिंतन लेकर, संघ का चिंतन नया नहीं है, वो अपनी दृष्टि के आधार पर अपने यहां परंपरा से चलने वाला आज तक आया हुआ यहां तक चिंतन है। उस चिंतन को लेकर संघ 100 साल से काम कर रहा है। समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, संगठनों में, संस्थाओं में, स्थानीय स्तर पर भी, व्यक्तिगत पहल से भी स्वयंसेवक सक्रिय है। समाज जीवन में सक्रिय ऐसे अनेक सज्जनों के साथ भी सहयोग और संवाद स्वयंसेवकों का चलते रहता है। इन सब का जो संकलित अनुभव है, उसके आधार पर संघ का कुछ चिंतन है। वो चिंतन आज के कार्यक्रम में आपके सामने रखना, ये मेरे भाषण का प्रमुख उद्देश्य है। पहली बात है कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है, परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए। अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे